अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 9 का तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 9.3 जो बुक के पेज नंबर 195 के ऊपर गिवन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपको पूछा जा सकता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, यानी इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्स भी इसे कहा जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, उस सोर्स के रास्ते में अगर किसी एरिया को रखा जाए और उस एरिया के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को हम क्या कहते हैं? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई ई। इसको फाई ई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आगे ये एक एग्जांपल लिखी हुई है, वैसे ही आपके समझने के लिए। ठीक है, कि दो एरियाज़ हैं ए और बी। ये दोनों एरियाज़ किसी चीज़ की किसी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रखे गए हैं। तो इन दोनों एरियाज़ में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों एरियाज़ में से पास कर रही हैं। तो जिसमें से आपने देखनी है कि कितनी लाइंस ज़्यादा गुजर रही हैं। तो जो ए एरिया है, इसमें से 4 लाइंस पास कर रही हैं, ये 1 2 3 4 हैं, और बी में से 2 लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए ए जो एरिया है उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4, यानी कि फाई ई की वैल्यू आ जाएगी 4, और ये फाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई ई 4 बी, यानी बी के लिए इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी इसमें से 2 लाइंस पास कर रही हैं। तो एक एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसके बारे में आपने एक नोट याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये किसी भी एरिया में से अगर पास कर रहा होता है तो हम वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी मौजूद है, यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मौजूद है। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, electric field lines are drawn such that number of field lines passing through a unit area held perpendicular to field lines are at point represent the intensity of the field। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इसकी ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको आप एज ए MCQs के तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे डिफरेंट केसेस आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, और कब इसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में आप देख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो एरिया ए है, ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में एज अ परपेंडिकुलर रखना है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इस एरिया के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, उसको हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर कहते हैं या अल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर है। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस का एक सरफेस एरिया होता है और एक उसका वेक्टर एरिया होता है। ठीक है, इस सरफेस का जो सरफेस एरिया वो सिंपल ए है। ठीक है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकती है। जबकि इसके ऊपर जो एक और चीज़ है वो है वेक्टर एरिया, जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके ऊपर ए के ऊपर वेक्टर है, तो इसका मतलब ये वेक्टर एरिया है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन भी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है कि हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो सरफेस एरिया है ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैसे मतलब ये है कि जो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास कर जाएं उनकी तादाद। तो जब ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट पड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते में से, तो इसमें से आप वैसे भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें मैक्सिमम पास करेंगी, कुछ होंगी जो यहाँ साइड से गुजर जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? EA आ जाएगी। ये फार्मूला किस तरह बनाइए भी आगे चलकर आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे केस नंबर 2 है कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मिकदार कब कम से कम होगी। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, इसमें आपने परपेंडिकुलर दिया था, इसमें आप पैरेलल ले लेंगे। यानी ये जो आपका एरिया ए है, सरफेस एरिया इसका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो इसका वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर ही होगा। उसकी वजह ये है कि वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, दोनों केसेस में ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी डायरेक्शन और ये जो एरिया सरफेस एरिया ए है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो इस केस में इसमें से मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा।
उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है कि कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो कि इस एरिया के अंदर से गुजर जाए, सारी या तो ऊपर से गुजर रही हैं या तो नीचे से गुजर जाएंगी। एरिया के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ना करे तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही ये है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास करेंगी। व्हेन एरिया ए इज़ हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस एज नो लाइंस क्रॉस दिस एरिया, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम और ज़ीरो विच इज़ फाई ई इज इक्वल टू ई ए। यहाँ पर आप ए की जगह ज़ीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये फाई ई की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, या आप डायरेक्टली ज़ीरो भी लिख सकते हैं। आगे केस नंबर 3 में ये है कि आपका ये जो एरिया है ये किसी एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह आ रही है इस डायरेक्शन में, जबकि एरिया को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया। यानी मैं अगर यहाँ पर एक और डायग्राम बनाऊँ तो एरिया को हमने इस तरह रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास कर रही हैं। तो अब इस सरफेस के ऊपर जो इसका एरिया होगा वो इस तरह बन जाएगा, यानी सरफेस एरिया के ऊपर इसका वेक्टर एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, और इस वेक्टर एरिया के कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि दो होंगे, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा। तो ये जो ए कोस थीटा है यही वो कंपोनेंट है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। व्हेन एरिया ए इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, द एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्शन इज़ ए कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। द फ्लक्स फाई ई इज़, तो यहाँ पर हम फाई ई किस तरह फाइंड करेंगे, वैसे फ्लक्स का फार्मूला फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए है, ठीक है, बट ए की जगह पे आपने क्या पुट कर देना, ए कोस थीटा, यानी उसका वो कंपोनेंट जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब आपने अगेन यहाँ पर ए की जगह ए कोस थीटा लिख देंगे तो ई ऐसे ही आ जाएगा। तो ये नया फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई ए कोस थीटा, जो कि बेसिकली ओरिजिनल फार्मूला यही है जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी इस्तेमाल करेंगे जब एंगल की बात होगी, यानी एरिया हमारे पास किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर इंक्लाइंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में। ठीक है, एक और चीज़ आपने यहाँ पर अब हम बना सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये फार्मूला यहाँ पर लिखा। ये जो चीज़ है ये डॉट प्रोडक्ट है, या जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। यानी दो वेक्टर्स को जब आपस में डॉट कर देंगे या आपस में मल्टीप्लाई सिंपल वर्ड्स में करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसको हम इसलिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ई डॉट ए इसको लिखा जाएगा, ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो ई ए कोस थीटा के इक्वल है। ठीक, फाई ई इज स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ तक इसके बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। आगे जो टॉपिक है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो ये भी पेज नंबर 196 197 के ऊपर गिवन है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अब नोट से इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास कोई सफ़ेयर है, कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल के अंदर उसके सेंटर के अंदर एक चार्ज को, पॉइंट चार्ज को हमने उसके अंदर फिक्स कर दिया है, प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब वो जो पॉइंट चार्ज है उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से इस तरह ड्रा हो जाएंगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी वजह से ये जो सफ़ेयर है इसकी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सफ़ेयर के ऊपर छोटे छोटे पैचेस ड्रा करेंगे, इस सफ़ेयर के छोटे छोटे हिस्से ऑब्जर्व कर लेंगे। जिस तरह ये एक पैच हमने लिया है, ठीक है, इस पैच का जो एरिया है वो डेल्टा ए है। ठीक है, डेल्टा ए हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि जो डेल्टा का लफ्ज़ है ये स्मॉल चीज़ के लिए आता है। जब किसी बहुत बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं तो उन छोटी छोटी चीज़ों का जो एरिया होता है वो डेल्टा, इसलिए हम उसके साथ डेल्टा ए लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि टोटल जो सफ़ेयर है इसका एरिया क्या होगा, वो कैपिटल ए होगा। जबकि इसके ऊपर जो छोटे छोटे हमने पैचेस ले लिए हैं जिनके हमने अलहदा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने हैं, उनके एरियाज़ क्या होंगे, वो डेल्टा ए होंगे। फर्स्ट पैच का एरिया डेल्टा ए1, दूसरे पैच का एरिया डेल्टा ए2। इसी तरह जो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं E1 E2 E3, इस तरह वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारा इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है। लेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन शेप ऑफ सफेयर ऑफ रेडियस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सफेयर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ कि पहले सफेयर है, उस सफेयर के सेंटर में आपने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, लेट टोटल एरिया ऑफ सफेयर इज डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस। अब आपने इस सफेयर के छोटे छोटे पैचेस बना लिए। ठीक है, इसको छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जब हम इन सारे पैचेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे, इन सारे पैचेस का एरिया मालूम करेंगे और इनके अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मालूम करेंगे, तो उन सबको फिर प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल सफेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इस जो टॉपिक का हमारा जो कंसर्न है वो ये है। ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है, विद एरियाज ऑफ मैग्नीट्यूड्स
डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN। तो ये सारे वो एरियाज़ हैं जो इन तमाम छोटे छोटे पैचेज़ के हैं, ठीक है। तो n पैचेज़ में हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितने भी पैचेज़ हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200, 1000, कितने भी हो सकते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ एट सेंटर्स ऑफ वेक्टर एरियाज डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा AN आर E1, E2, E3 एंड EN। तो ये जो एरियाज़ हैं इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस पॉइंट चार्ज की, ठीक है, वो आपको यहाँ पर गिवन है कि ये A1 एरिया में से पास करेगी E1, डेल्टा A2 में से पास करेगी E2, डेल्टा A3 में से पास करेगी E3। तो इस तरह ये सारी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, सॉरी, ठीक है। आगे डेरिवेशन इनकी हमने स्टार्ट करनी है कि ये जो बेसिक फार्मूला ये हमें ज़ुबानी याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो है फाई E इज़ इक्वल टू E डॉट डेल्टा A। अब ये कहाँ से आया? वैसे जो ओरिजिनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी हमने पिछले पेज पे पढ़ा वो था E डॉट A, ठीक है, जो लास्ट में हमने बनाया डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया A। तो ये इसका ओरिजिनल फार्मूला, जबकि इसको हम जब ओपन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को तो EA कोस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हमने कैपिटल A नहीं यूज़ करना, यहाँ पर हमने डेल्टा A यूज़ किया हुआ है इस फार्मूले में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम स्मॉल पैच के लिए मालूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तमाम पैचेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उन तमाम पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्लस कर देंगे, जो कि बेसिकली उस पूरे स्फीयर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल पैच ऑफ एरिया डेल्टा A, तो इसलिए हमने यहाँ कैपिटल A की बजाय डेल्टा A लिखा है, E डॉट डेल्टा A। अब आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है स्फीयर का, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा इन तमाम पैचेस के सम के इक्वल, यानी इन तमाम पैचेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सम के इक्वल। तो फ़र्ज़ करें अगर पैच 1 है, ठीक है, ये पैच है, इस पैच का जो एरिया है वो डेल्टा A1 है, ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है वो E1 है। तो इस केस के अंदर जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा? फाई E या फाई E1 आप जिसे कह सकते हैं, वो बनेगा E1 आ जाएगा, ठीक है, डॉट डेल्टा A1 आ जाएगा, ठीक है। E डॉट डेल्टा A तो फार्मूला है, तो इसके साथ भी आपने 1 लगा दिया और इसके साथ भी 1 लगा दिया, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह तमाम पैचेस, दूसरा पैच, तीसरा पैच, जितने भी पैचेस आपने स्फीयर के ऊपर बनाए हैं उन तमाम के यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। आप देख सकते हैं E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3 सो ऑन EN डॉट डेल्टा AN, ठीक है। अब हमने इनके फार्मूलाज ओपन कर दिए, डॉट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। E डॉट A का फार्मूला क्या था? EA कोस थीटा, तो यहाँ A की बजाय डेल्टा A है, तो यहाँ पे E डेल्टा A1 कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा E2 डेल्टा A2 कोस थीटा, इसकी जगह आ जाएगा E3 डेल्टा A3 कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा EN डेल्टा AN कोस थीटा। तो ये हमने इनके डॉट प्रोडक्ट्स को इनकी जगह पर यहाँ पर इसी तरह लिख दिया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, ठीक है, फिर उनको हम इसमें पुट कर देंगे। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है तमाम पैचेस के लिए, क्योंकि हमारा जो सेंटर में चार्ज है वो एक है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जो कि इनवर्ड हो, ठीक है। तो तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं, तो इसीलिए उसकी तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होगी। तो इसलिए तमाम पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा किसी पैच में से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए, किसी में से कम, क्योंकि जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में पड़ा है और इक्वली वो स्फीयर में से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, तो E1 E2 के इक्वल आ जाएगा, E3 के इक्वल आ जाएगा, तमाम इक्वल आ जाएंगे। इन सब की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? E पुट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू EN। तो ये तमाम E इक्वल हैं, इनकी जगह हमने क्या पुट कर देना है? E पुट कर देना है, सिंपल, ठीक है। और E का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कूलम लॉ में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ठीक है। सिंस E इज पैरेलल टू वेक्टर एरिया A सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है जो स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर आपने जो पैच लिया है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें से इस तरह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, और इसका जो एरिया होगा वेक्टर एरिया वो भी इसी तरह ही होगा, क्योंकि वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी ऐसे लेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 डिग्री पुट करना है। तो 0 डिग्री के लिए हमें पता है कोस 0 क्या होता है? वो 1 होता है, ठीक है। सो इसीलिए जो इसका फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई E इज इक्वल टू EA कोस थीटा, यहाँ थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? EA आ जाएगा, यानी वही मैक्सिमम फ्लक्स वाला केस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो इसलिए ये इक्वेशन 1 थी, उसमें तमाम E1 डेल्टा A1 की जगह हम अब देखते हैं क्या लिखते हैं। फाई E इज इक्वल टू, पहली जो टर्म थी वो थी E1 डेल्टा A1 कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद थी दूसरी टर्म E2 डेल्टा A2 कोस थीटा। तो ये सारी इस तरह चलती जा रही थी, और आगे जाके EN डेल्टा AN
कोस थीटा थी। ठीक है, यहाँ पे अब कोस थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो वो कोस थीटा तो 1 हो जाएगा, यानी ये तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोस थीटा खत्म हो गए। E1 E2 E3 En इन सब की जगह आपने क्या पुट कर देना है, E पुट कर देना है। जो भी हमने स्टार्ट में कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तमाम पैचेस के अलोंग सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो E1 E2 E3 En की बजाय हमने क्या लिख दिया, सिंपल E लिख दिया हर किसी की जगह। और डेल्टा A1 ऐसे ही आ गया, ये सारे इस तरह ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। इसमें से आप देख सकते हैं E की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो उसको आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ से E कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सो ऑन डेल्टा An बच जाएगा। और अब ये तमाम ये आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर एरियाज प्लस हो रहे हैं, ये तमाम पैचेस के एरियाज हैं। ठीक है, ये जो सफ़ेयर था हमारा, सफ़ेयर के जो जितने भी हमने पैचेस ड्रा किए हैं, n पैचेस ड्रा किए हैं, ठीक है, इन तमाम पैचेस का सम है ये। तो यानी कि ये बेसिकली इस पूरे सफ़ेयर का एरिया ना, इन सबको जब प्लस करेंगे इन तमाम एरियाज़ को पैचेस के, तो वो सारे का सारा सरफेस इसका सफ़ेयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, और जो सफ़ेयर का एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो इसकी जगह आपने लिख दिया टोटल सफेरिकल सरफेस एरिया, यानी पूरे सफ़ेयर का सरफेस एरिया ये आ गया। ई इसी तरह ही आ गया। ठीक है, इसकी जगह आपने इसका फार्मूला 4πr² पुट कर दिया। ई की जगह ई का फार्मूला जो कूलम लॉ में पड़ा था वो पुट कर दिया, 1/4πε0 Q/r²। 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास वैल्यू बच जाएगी Q और ε0, ये दो वैल्यूज़ बच जाएंगी। ठीक है, तो ऊपर Q आ जाएगा और नीचे ε0 आ जाएगा। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बना, किसके लिए, कि जब हम किसी चार्ज को इनक्लोज कर देते हैं किसी सरफेस के अंदर, किसी सफ़ेयर के अंदर। ठीक है, दिस इज़ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस या सफ़ेयर इनक्लोजिंग चार्ज। तो ये सिंपल इसका फार्मूला था। आगे इसकी जो डिपेंडेंस है वो दो चीज़ों पर है, चार्ज पर, और ये ε0 का मतलब परमिटिविटी है, या जिसे आप मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिटेल कूलम लॉ में डिस्कस की हुई है, तो कूलम लॉ का जो लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप अच्छे से समझें तो आपको ये चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंडेंस इसकी अब लिख लेते हैं, फाई ई डिपेंड्स अपॉन मीडियम वैल्यू ऑफ ε0। ठीक है, और चार्ज इनक्लोज्ड, जो चार्ज हमने उस सरफेस के अंदर रखा हुआ है उस चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस क्या है कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फाई ई डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप और ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस, शेप पर और ज्योमेट्री पर ये कभी भी डिपेंड नहीं करता, यानी ये नहीं देखता कि वो उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसकी गोलाई किस तरह है, वो कितनी फ्लैट है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो आगे इसका प्रूफ इस बात का लिखा हुआ है कि इमेजिन अ क्लोज सरफेस एस इज इनक्लोजिंग दिस सफेयर, सो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस इज सेम एज दैट थ्रू दी सफेयर। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है जो अभी हमने सफेयर को डिस्कस किया है। ठीक है, जो हमारा सफेयर था, इस सफेयर के सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ था, पॉइंट चार्ज। ठीक है, फिर हमने सफेयर के ऊपर पैचेस बनाए, तमाम पैचेस के एरियाज़ मालूम किए, डेल्टा A1 डेल्टा A2, फिर उन पैचेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी जिनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। ठीक है, फिर हमने उन तमाम एरियाज़ को प्लस कर दिया तो टोटल एरिया आ गया। तो ये जो सफ़ेयर है, इस सफ़ेयर को हम दोबारा किसी सरफेस के अंदर रख दें, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये अगेन एक बड़ी सरफेस के अंदर इनक्लोज किया गया ये सफ़ेयर, और इस सफ़ेयर के सेंटर में चार्ज है। तो चार्ज जो है उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी चेंज नहीं ना होनी, वो तो इस सरफेस में से भी इसी तरह ही पास कर जाएंगी, और इस सरफेस के ऊपर भी हम इसी तरह ही पैचेस बनाएंगे। तो अगेन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो यही बनेगा, Q/ε0। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो डिपेंड नहीं करता कि जो सरफेस है वो उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।